स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। आप सभी का आज की इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने जा रहे हैं जिनकी लिखी हुई बातों को आप और हम रोज सुबह पढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तकरीबन 20 साल से भी ऊपर आपका एक्सपीरियंस न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में हो चुका है। वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़पेपर जिसे हम दैनिक भास्कर के नाम से जानते हैं। बड़े ही मृदुभाषी और विनम्र स्वभाव के धनी। आइए मिलते हैं जर्नलिस्ट, एडिटर आदरणीय श्री अमित मंडलोई जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर, अभिनंदन। और आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सर। सर, हम जीवन में जो कार्य कर रहे हैं, दैनिक कार्य जो कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये सब जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पर जीवन हमें क्यों मिला है, ये हम इस जीवन में क्यों आए हैं? क्या यह कोई एक संयोग है या यह एक स्वर्णिम अवसर है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि जीवन क्यों मिला है, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा सवाल है जो हम लोग सदियों से जिसका जवाब खोज रहे हैं। मतलब सनातन धर्म जिसको हम फॉलोअर हैं, उसकी बात करें तो हमारी धर्म ग्रंथ में जो है वो कई जगह ऐसा ही लिखा है कि आहार, निद्रा और मैथुन, है ना। आहार, निद्रा और मैथुन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो पशुओं में भी होती है जी, है ना। और पशुओं में और मनुष्य में जो अंतर है वो यही है कि हमारा जीवन जो है सौद्देश्य है। आप अगर किसी परम सत्ता में यकीन करते हैं तो विश्वास कीजिएगा कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी जो है बिना उद्देश्य के नहीं जीता। आश्चर्यजनक मानिए या कुछ भी मानिए कि ये ईश्वर की, हम पुराने समय में कहते थे कि ईश्वर की माया है या जो भी कुछ आप उसको संज्ञा देते हैं। आप जब छोटे होते हैं तो आपको लगता है कि यार 5वीं कक्षा जो है ना वो महत्वपूर्ण है, मैं इसमें अच्छे नंबर ले आऊंगा ना तो ठीक रहेगा। आप जैसे ही 5वीं पास करते हैं आपके सामने 8वीं का लक्ष्य आ जाता है। 8वीं से बड़ा लक्ष्य 10वीं दे देती है, 10वीं से बड़ा लक्ष्य 12वीं आ जाता है। 12वीं के बाद आप कंपटीशन में उतरते हैं, कंपटीशन फेस कर लेते हैं तो उसको साबित करने की चुनौती है, उससे पार पा जाते हैं तो उससे अगली चुनौती है, नौकरी की चुनौती है, नौकरी मिल जाती है तो उसमें एक्सीलेंस की चुनौती है, वहां से निकलते हैं तो परिवार की चुनौती है, परिवार का निर्वाह अच्छे तरह से करना इस बात की चुनौती है। तो शायद ही कोई वक्त ईश्वर हमको ऐसा देता है कि जब हमारे सामने कोई चुनौती नहीं होती। आप एक सीढ़ी पे खड़े होते हैं, आपको ये लगता है कि यार ये मैंने सीढ़ी हासिल कर ली, उस सीढ़ी पे खड़े होते ही आपको आगे की 5 सीढ़ियां दिखाई देने लगती है, तो आपको लगता है कि यार जीवन अभी इसके और आगे है। तो हम महात्माओं की बात न करें, बुद्ध की बात न करें, महावीर की बात न करें, जिन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को अलग से पाया। एक आम मनुष्य के भी जीवन की अगर आप बात करते हैं, वो छोटा से छोटा काम करता हो, बहुत सामान्य से सामान्य जीवन भी अगर वो जीता है, एक पल भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। उसकी जिंदगी का एक पल भी, मतलब सुबह उठ करके जो सब्जी का ठेला लगा रहा है ना, उसके जीवन का भी एक उद्देश्य है। वो रोज सुबह उठ करके सोचता है कि यार आज इतने पैसे मिल जाए तो मेरा ये काम हो जाएगा। जिस दिन उसको उतना पैसा मिल जाता है उसके सामने एक नया उद्देश्य आ जाता है कि यार अब इतना पैसा और जुड़ जाए तो ये काम हो जाएगा। और ये हर स्थिति में है। आप किसी भी मार्ग पे हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, हर पल हर घड़ी समय जो है आपके सामने एक नई चुनौती लेकर के आता है, एक नया उद्देश्य लेकर के आता है। हम जो बहुत सामान्य लोग हैं, हम विभिन्न उद्देश्यों में भटकते रहते हैं कि परिवार, दोस्त, प्रोफेशन, ये सब। और जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं फिर वो एक उद्देश्य को ग्रहण कर लेता है। तो जब मनुष्य एक उद्देश्य को ग्रहण कर लेता है, चाहे वो कुछ भी हो, है ना, चाहे फिर वो ओलंपिक का मेडल हो, एवरेस्ट की चढ़ाई हो, या फिर दुनिया की सबसे लंबी सबसे दुष्कर मैराथन हो, आपके जीवन में एक उद्देश्य हो जाता है तो आप उसके पायोनियर हो जाते हैं, आप उस विधा के जो है वो शीर्ष पुरुष हो जाते हैं। और अदरवाइज जो है आप जीवन भर छोटे छोटे उद्देश्यों को जीते रहते हैं। तो सौद्देश्यता हमारे जीवन का अनिवार्य अंग है, और बिना उद्देश्य के एक पल भी मृत्यु है। मुझे लगता है कि मृत्यु तभी है जब आपके जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया, जब आपको ऐसा लगता है। कई लोग अपने देखे भी हैं ऐसे
जिनको लगता है कि यार अब मेरा सब काम हो गया, मेरे पास कुछ बाकी नहीं है करने को, वो ठहराव जो है ना, बस वही मृत्यु है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ इस तरह से कहें कि ये जो जीवन मिला है हमें, ये एक स्वर्णिम अवसर है, पर उस स्वर्णिम अवसर में लक्ष्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि वो लक्ष्य नहीं रहा तो चाहे हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, हम हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वही बात, जैसे हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि चुनौती है, तो जीवन जितनी चुनौती आपके सामने रख रहा है उतने ज्यादा अवसर दे रहा है। हाँ। हर चुनौती उससे भी बड़ा अवसर होती है। क्या बात। तो जीवन के हर लक्ष्य पे को हासिल करते हुए, जीवन की हर सीढ़ी चढ़ते हुए, जब आप 2 सीढ़ी आगे देखते हो, आप 4 सीढ़ी आगे देखते हो, निश्चित तौर पर उनको एक अवसर की तरह लेते हो। जितना जितना आप आगे बढ़ते जाते हो उतना उतना जीवन आपको ऊपर लेकर के जाता है, आप अपने आप से ऊपर उठते चले जाते हैं। हाँ। और वही बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जब आप विभिन्न उद्देश्यों पे काम करते हैं तो आप एक सामान्य जीवन जीते हैं, और जब आप एक उद्देश्य को लेकर के काम करने लग जाते हैं, जिस दिन वो एकात्मता आ जाती है, जिसमें एक रूपता आ जाती है, जिसमें आपका संघर्ष जो है वही है कि 7 सुर हैं, आप 7 सुर को अलग अलग बजाते हैं तो वो सारे गा मा पा धा नी सा हैं, पर जब आप उनको एक लय में बनाते हैं तो वो संगीत है। संगीत। क्या बात है। तो वो फर्क जो है बस वही है कि ये स्वर्णिम अवसर ही है जीवन। आप हमारे सामने है, आप देखिए बहुत छोटे से छोटा काम करने वाला, एक एग्जाम्पल आप उठा करके देखिएगा। एक काम कोई सोचिए कि यार मान लिया आपने कहा जूते बनाना एक काम है, आपको रैदास का ध्यान आएगा। बहुत छोटा काम करने वाला व्यक्ति किस हाइट तक पहुंच सकता है। तो ये नहीं कह सकते हम कि ये उद्देश्य छोटा है या ये उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस उद्देश्य को उस स्थिति तक ले जाकर उस पर काम करना। जी कि कबीर क्या करते थे, रैदास क्या करते थे, तुलसीदास जी क्या करते थे, या बाद के जो महान लोग हमारे सामने रहे हैं। मतलब समस्या ये है कि हमने शासकों के किस्से बहुत पढ़े, हमने सम्राटों के यशोगान बहुत गाए हैं, लेकिन वास्तव में जिन्होंने लोगों ने अचीव किया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को जब हम पढ़ते हैं, जब उनका जीवन हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको लगता है कि जो आनंद का झरना वहां फूट रहा है, उस आनंद के लिए ये सारी सत्ताएं, ये सारी संपत्तियां, ये सब व्यर्थ है। तो वो स्वर्णिम अवसर को आप किस लेवल तक लेकर के जाते हैं, उसमें कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं, वही फिर मतलब आपका जीवन निर्धारित करता है। जी। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, और आज आप जिस मुकाम पे है, क्या इसके बारे में सोचा था? मेरे साथ थोड़ा सा संयोग कहें या सौभाग्य कहें, कुछ भी, मैं बहुत छोटी उम्र से पत्रकारिता में आना चाहता था। अरे वाह। मतलब मुझे व्यक्तिगत तौर पर जहाँ तक ध्यान आता है, मैं बहुत छोटी कक्षा से कुछ लिखने की आदत थी मुझको, थोड़ा बहुत कुछ भी लिखता था। मतलब 10th 11th 12th तब भी मैं कुछ न कुछ लिखता था, और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया मेरे दिमाग में या क्या प्रेरणा रही इसके पीछे, मैं नहीं जानता। लेकिन वास्तव में यही था कि जब मेरे साथी सिविल सर्विसेज के बारे में सोचते थे या इंजीनियरिंग के बारे में बात करते थे, मेडिकल के बारे में बात करते थे, तब भी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जर्नलिज्म ही था। तो बहुत इनिशियल लेवल पर मैं जो है वो, और इवन मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं कॉलेज में जब पढ़ाई करता था तब भी मैं वहाँ मैं जो शहर से हूँ धार, वहाँ के लोकल अखबार में लिखता था। तो वो वहीं से कड़ी जुड़ती चली गई। कोई यूथ या कोई ऐसा व्यक्ति जो जर्नलिज्म को अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी? जितना मैं जर्नलिज्म को समझ पाया हूँ, मेरे हिसाब से जर्नलिज्म को आप प्रोफेशन नहीं मान सकते, कोई पेशा नहीं मान सकते, ये जुनून का दूसरा नाम है। सिर्फ अगर आपके भीतर कोई जुनून है, कोई आग है और बदलाव की उत्कंठ इच्छा है, अभिलाषा है, तो आपको जर्नलिज्म ऑप्ट करना चाहिए। ये एक ऐसा मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा पैशन है जो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। स्वाभाविक रूप से जितना वो, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि जितनी बड़ी चुनौती उतना बड़ा अवसर, तो आप वो जितना अपने आप को झोंक पाते हैं इस पेशे में, उतना आप फिर ज्यादा अच्छा बेहतर कर पाते हैं। आपको अक्सर पढ़ना ही पड़ता है, दिन भर आप पढ़ाई में ही मतलब शब्द से घिरे रहते हैं। कितना इम्पोर्टेंस है आपके जीवन में पढ़ाई को, मतलब किस तरह से आप इस बात को बोलेंगे? एक लेवल होता है जहाँ मैं यदि अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं कभी कभी पढ़ के बोर हो जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। पर आपके लिए वो कंटेंट जो कि वो एक न्यूज़ में जाने वाला है, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको हर एक माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो वो कंसंट्रेशन कैसे ला पाते हैं आप, वो किस तरह से आता है?
ये दरअसल वो वैसा ही है, मतलब इसमें कुछ अतिरिक्त श्रम नहीं है। समस्या क्या होता है पता है, आप कोई एक काम करते हैं, मतलब आप जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, आप माँ की गोद में होते हैं, तो उस समय आपके कुछ सेंसेस डेवलप होते हैं, बहुत लिमिटेड सेंसेस डेवलप होते हैं। उस समय आपको ये पता चलता है कि ये जो मैं पी रहा हूँ ये मीठा है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, ये जो मैं ले रहा हूँ घुट्टी के रूप में ये कुछ कड़वा है। जब आप जैसे जैसे आप बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे आप मीठे की खोज करना लगते हैं। अगर आप स्वादेंद्री पर केंद्रित हैं तो आपको उसकी मिठास खींचने लगती है। वो आदमी जिसके मन में जिस तरह के आनंद की अभिलाषा है वो उस तरह का आनंद खोजने लगता है। हम सब अपने अपने जीवन में अपने अपने तरह की खुशी और अपने अपने तरह के आनंद की तरफ बढ़ते हैं। किसी को गिटार बजा के आनंद आता है, किसी को ट्रैक पे दौड़ करके आनंद आता है, किसी को मुक्केबाजी करके रिंग में मजा आता है, चित्रकार को पेंटिंग करके आनंद आता है। तो जिस दिन मुझे यह समझ में आ जाता है कि मुझे किस चीज में आनंद आता है, वो फिर उससे जुड़ी हर चीज, वो कहते हैं ना कि जब इश्क हो गया तो फिर गुण दोष नहीं देखे जाते, है ना, फिर गुण दोष नहीं देखे जाते, फिर ये नहीं समझा जाता कि कौन सा कठिन है कौन सा आसान है। फिर तो वो तुलसीदास जी की तरह आदमी सांप पकड़ करके और छत पे चढ़ जाता है। तो मसला सिर्फ वही है कि जब आपको ये पता चल जाता है कि आपके जीवन का आनंद किस चीज में है, चाहे वो फिर भगवान के सामने 2 घंटे बैठने में आनंद हो, बच्चों को पढ़ाने का आनंद हो, घर में खाना बनाने का आनंद हो, यहाँ तक कि बर्तन साफ करने का आनंद हो, तो आनंद हर चीज में है। आप उसको कैसे महसूस करते हैं, कैसे लेते हैं, तो फिर अपने आप फिर वो साधना है। मतलब आपने कितनी अच्छी बात कही ये कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसके साथ यदि आपको इश्क हो गया, जुड़ाव है आपका उसको, तो वो फिर आपके लिए पूजा बन जाती है और फिर आपको उससे रिलेटेड जो भी काम करना है वो आपको बोझ नहीं लगता है, कभी नहीं आपको प्रेम ही लगता है कि नहीं ये तो मेरा प्रेम है, इसके लिए तो मुझे करना ही है काम। छोटा सा एग्जांपल बताऊं आपको, एक माँ की सोचिए, जब उसको बच्चा होता है उसके बाद वो दिन में कितनी बार रोता है, कितनी बार सुसु पॉटी करता है, कितनी बार जो है वो उलट पलट हरकत कर देता है। आपने किसी माँ को अपने बच्चे पर चिढ़ते नहीं देखा होगा, कभी झुंझलाते हुए नहीं देखा होगा, है ना। वो 10 बार अगर नैपी गीला कर देता है तो वो 10 बार बदलेगी, पूरी रात बदलेगी। वो कब सोती हैं कब खाती हैं आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये वो अपनापन, वो केयरिंग, वो ममता, वही हमको सिखाती है कि यार वास्तव में जीवन में बोझ तो कुछ है ही नहीं। जी। आप किसी दूसरे का बच्चा अगर आपके पास हो ना, आप 15 मिनट टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात। और उससे बुरी शरारत अगर आपका बच्चा करता है ना तो आपको उसमें भी सब ठिठोली दिखती है। बिल्कुल सही। तो ये फर्क है दरअसल, जो बदलता है कि यार आपके काम से आपका परसेप्शन कि आपके काम से जब आपको मोहब्बत होती है तो आप फिर वो कर गुजरते हो। कि आप सोचिए कि हम कैमरे के सामने हैं, जो लोगों ने नायाब फोटो खींचे हैं वो एक एक क्लिक के लिए उन्होंने कितने घंटे बिताए हैं। जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं वो एक फोटो उनकी जिंदगी भी बदल देता है। हालांकि कि यार रघुराय सर ने जो फोटो खींचा भोपाल गैस ट्रेजेडी का, आज जब भी भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात आती है वो फोटो हमारे सामने आता है, रघुराय सर हमारे सामने होते हैं। कोई बड़ी स्टोरीज जिन लोगों ने ब्रेक की है उन बड़ी स्टोरीज के साथ उनका नाम आता है। विनीत नारायण हो, अरुण तेजपाल हो, देश के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हमारे सामने हैं, दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट हम लोगों के सामने हैं। तो आपकी कृति ही है जो आपको याद रखती है या जो आपको स्मरण में बनाए रखती है। बहुत सर, ऐसी कौन सी बातें, क्योंकि हम उसी लाइन पे बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आप जीवन में प्रभावित हुए और आपको लगता है ये मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पर अगर अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रेरणा जो है ना वो आपको आपका जीवन ही देता है। मतलब आपके लिए आपका जो जीवन है, आपकी जो जीवन चक्र है, वही आपके लिए प्रेरणादायक है। मसला ये है कि आप अपने जीवन की किताब को किस तरह पढ़ते हैं। जैसे मैं धार से था और मैं ब्यूरो में काम करता था, दैनिक भास्कर के ब्यूरो में मैं काम करता था और मैं तीसरे नंबर पे हुआ करता था। मतलब मुझसे 2 लोग सीनियर होते थे, मैं तीसरे नंबर पे काम करता था। और धीरे धीरे कुछ काम सीखने लगा, कुछ काम आने लगा। मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, मात्राएं नहीं समझ में आती थी, तो उससे आया। उस समय हमारे जो यहाँ सीनियर हुआ करते थे इंदौर में, उनको लगता था कि यार जो तीसरे नंबर पे आदमी है ना उसकी बाईलाइन क्यों जाना चाहिए, उसका खबर किसी खबर में वो अच्छी भी खबर लिखता है तो उसकी खबर में उसका नाम जाने की जरूरत क्या है। तो
उसके हल ढूंढने की कोशिश की, पता चला वो शनिवार को उनका अवकाश रहता है, तो मैं शनिवार को ऐसी खबर लिखता था जिसमें मेरा नाम जा सके। तो फिर जब वो नाम आता है, आप उस जॉय को, उस प्राइड को फील करते हैं, वो अपने आप आपको फिर पुल करता है। वही बात हम बार बार उसी फिलॉसफी पे लौटते हैं कि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ना, वो सक्सेस है। सक्सेस पे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। हम किसी भी तरह का इंसेंटिव अपने जीवन में महसूस करते हैं कि यार ये इंसेंटिव हो सकता है, वो इंसेंटिव हो सकता है, मॉनेटरी, फिजिकली, बहुत तरह तरीके इंसेंटिव हम महसूस करते हैं या बोले जाते हैं, कहीं जाते हैं, लेकिन सफलता ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब आप एक चीज अच्छी करते हो ना, वो वही मामला है कि एक बच्चा जब स्कूल में 100 मीटर की दौड़ में फर्स्ट आता है और जब उसका अखबार में फोटो छपता है, उसके पेरेंट्स उसको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, उसके टीचर्स उसको अच्छे तरीके से देखते हैं, वो बच्चा हर बार उस रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट होता है। तो सवाल सिर्फ यही है कि मतलब जीवन में प्रेरणा हमको सबसे ज्यादा हमारी सफलताओं से। तो आपका कहने का मतलब है कि जीवन में आप सफलता का जो ये मापदंड है, इससे काफी प्रभावित हुए, क्योंकि ये दोनों एस्पेक्ट पे काम करता है। ये हमें उस काम को करने के लिए भी जज्बा देता है, हमें ताकत देता है, करता है। और दूसरी चीज, जब हम उसे अचीव करते हैं तब भी हम खुश होते हैं। मतलब हम कुछ अचीव करते हैं और यदि हम अचीव नहीं भी कर पाते तो वी लर्न समथिंग, हमें कुछ लर्निंग मिलती है। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि सफलता एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का कारण है, जो आपको प्रेरणा देता है। मतलब और खुल के अगर इसी बात को कहें कि जो छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में जो भी होती हैं, वो वैसे ही होता है कि इस बार अगर आपके 9.5 CGPA आए हैं, तो वो अगली बार आपको प्रेरित करेगा कि मैं 9.6 लेके आऊँ, 9.8 पे जाऊँ, क्यों ना 10 पे पहुँचूँ। आज B+ हूँ तो कल A+ क्यों नहीं हो सकता, A क्यों नहीं हो सकता। तो हम मनुष्य जिस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है कि आप कैसे कैसे छोटी छोटी चुनौतियों से पार पाते हैं, कैसे फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक वो मैं कह रहा हूँ कि जैसे कई लोगों को हमको लगता है कि यार इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ करके ये ईश्वर की आराधना में लीन हो गए। उसकी वजह सिर्फ यही है कि जब वो ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, जब आपका ध्यान लगता है ना, तो जब छोटा सा ध्यान लगता है ना, तो आपको एक अलग फील आता है। जब आप बहुत थोड़े से पल के लिए जब सचेत होते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है वो मतलब मैं थोड़ा सा वियर्ड बात कर रहा हूँ, लेकिन एक फिल्म आई थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जी। उस फिल्म में जब वो लोग जाते हैं समुद्र में डाइव करने के लिए, तो जब वो समुद्र से बाहर आते हैं तो ऋतिक रोशन जो कैरेक्टर उसमें प्ले कर रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जी। उसके बाद जब वो लोग बात कर रहे होते हैं, तो कैटरीना कैफ उससे ये कहती है, पूछती है जब बात करते हुए, तब वो कहती है कि जब तुम $5 लाख का या व्हाटएवर द अमाउंट, मुझे नहीं पता, कि जब वो चेक हाथ में लेते हो, तब क्या तुम्हारी आंख में कभी आंसू आए हैं? तो सवाल यही है कि जब मुझे ये पता लग जाता है कि मेरा बड़ा सुख किस में है, मुझे सबसे ज्यादा आनंद किस में आता है, वो फिर अपने आप आपका रास्ता लेकर के चला जाता है, वो आपको पुल करता है। वो वही है कि जब ढोल बजता है ना, तो नाचने वाले का पैर नहीं रुकता, फिर वो उधर ही जाएगा। आप कुछ भी उसका मन कहीं भी लगा लीजिए, वो जाएगा वहीं जहां उसको जाना है। कोई और ऐसी बातें जिसको जीवन में आपने बहुत प्रभावित हुए और आपको लगता है कि मानव जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सफलता आपने एक बात बताई, बट कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी वैल्यूज जो आपको लगता है जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है? मतलब व्यक्तिगत तौर पर जो मैं मानता हूँ, मुझे लगता है कि भरोसा जो है ना, एक शब्द है, लेकिन वो किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है जी। कि अगर आपको लोगों पे भरोसा है और लोगों को पर आप पर भरोसा है जी, इससे बड़ा हासिल शायद जीवन का कुछ नहीं है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो भरोसा आप अपनी क्रेडिबिलिटी से लाते हैं, अपनी ऑनेस्टी से लाते हैं, अपने ट्रूथफुलनेस से लेकर के आते हैं, जो हमारे वर्चू कहे गए, जो हमारे गुण कहे गए हैं, किसी भी गुण से अगर आप वो लेकर के आते हैं कि यार अगर आपको भरोसा है कि यार लता मंगेशकर गाएंगी तो अच्छा ही गाएंगी, जिस दिन आप ये भरोसा जीत पाते हैं, बाकी सब व्यर्थ है। मतलब बाकी चीज़ों पर बात करना कि मैंने इतना बड़ा घर बना लिया या ये कर लिया वो कर लिया, उन सब चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है और दूसरों को आप पर कितना भरोसा है। इससे अतिरिक्त मुझे नहीं लगता कि जीवन में कुछ और हासिल करने को होता है ना, कि मैं एवरेस्ट चढ़ सकता हूं और लोगों को भरोसा है कि मैं एवरेस्ट चढ़ जाऊंगा। एक फिर फिल्म का मैं जिक्र करता हूं, मैं थोड़ा सा मतलब चूंकि ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरह की चीज़ों के होते रहते हैं। एक पुरानी फिल्म थी, शायद त्रिशूल या ऐसा कुछ नाम है उसका, संजीव कुमार की फिल्म है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर दोनों समाहू उसके बेटे होते हैं। अमिताभ बच्चन उसके पास जाता है और वो बहुत फेमस डायलॉग है कि आज मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं 5 लाख का सौदा करने आया। ठीक, वो सब हो जाता है।
अगले दिन वो गुंडे को उस जमीन को खाली कराता है और जब जाता है वो डील फाइनल करने के लिए, तो शशि कपूर उससे कहता है संजीव कुमार से कि आपने पापा ऐसा क्यों किया, और देखो उसने ये कर दिखाया। तो कहते हैं कि बड़ी बात यह नहीं है कि उसने कर दिखाया, बड़ी बात यह है कि वो जानता था कि वो ये कर सकता है। तो ये भरोसा है, ये आप इसको आत्मविश्वास कहें, स्वाभिमान कहें, कुछ भी है, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बहुत सुंदर। आई थिंक मेरे को एक बुक है इग्नाइटेड माइंड, जो कि हमारे राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी। उसमें भी मेरे को ये ध्यान है कि फर्स्ट पेज पे कहीं ये लिखा है कि यदि हम किसी काम को देखकर ये विश्वास करते हैं कि वो काम को करने में हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है, तो यदि वो होती है तो भी आप उस कैपेबिलिटी को खो देंगे। पर यदि आपको ऐसा लगता है कि वो काम को करने की आप में कैपेबिलिटी नहीं है पर आप कर सकते हो, तो कैपेबिलिटी अपने आप आपके पास आ जाती है। जो एक उसको जो प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, अगर आपने कहीं पढ़ा हो उसके बारे में, प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा ही होता है कि जैसे जब ये किसी ड्रग का ट्रायल होता रहता है तो कुछ लोगों में वो ड्रग दी जाती है और कुछ लोगों को सिर्फ पानी का या ऐसे ही एक नॉर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है। कई बार टेस्ट किया जा चुका है कि जिनको पानी लगाया गया था उन लोगों में भी वही सिम्टम्स पाए गए, वैसी ही एंटीबॉडी डेवलप हुई जैसी एंटीबॉडी ड्रग वालों के अंदर हुई। क्यों? क्योंकि आपका मन, वास्तव में आपका मन ही है। आप मुझे एक बात बताऊं, मतलब बहुत वैसे चले जाएं अगर अपन, मान लो मेरा मन ना 2 दिन बाद कहीं चोरी करने का है ना, मेरे दिमाग में सब चोरी के ख्याल आएंगे कि यार मैं ऐसे घुस सकता हूँ, मैं सीढ़ी पे ऐसे चढ़ सकता हूँ, मैं ऐसा कोई हथियार रख सकता हूँ, मैं ग्लव्स ले सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, व्हाटएवर। आपका मन क्या करता है, आप जो भी करने वाले होते हैं ना, आपको उसके आसपास की चीजें याद दिलाता है। वो अलग तरह का पर्सोनिफिकेशन है, वो एक अलग तरह का। अब हम आज डिजिटल लर्निंग की बात कर रहे हैं जिसमें हम मशीन लर्निंग की बात करें कि वो वैसा है कि आप गूगल पे जो है वो नैनीताल का कोई रिसोर्ट सर्च करते हैं और अगले 20 दिन तक गूगल आपको नैनीताल के और सारे टूरिस्ट स्पॉट्स के एड दिखाने लगता है। आपका मन जो है वो सदियों से यही काम कर रहा है। आपको लगता है कि 15 दिन बाद जो है वो मेरी एग्जाम है। आपकी नींद कहाँ जाती है, आपकी भूख कहाँ जाती है, आपको पता नहीं चलता। वो आदमी जो दिन में 16 घंटे सोता है, वो आदमी भी एग्जाम के दौर में 4 घंटे में उठ करके बैठ जाता है। ये कैसे होता है? आपको दौड़ने जाना है, आपकी मैराथन है, आपकी पूरी बॉडी अपने आप को मैराथन के लिए तैयार कर रही है। क्यों? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, आप कोई डाइट एक्स्ट्रा नहीं ले रहे हो, आप कोई सुपर नेचुरल फूड नहीं खा रहे हो, क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं शक्ति आपके भीतर है, आपके मन के अंदर है, जो आपको प्रेरित कर रही है। एक बच्चे को आप कह दो कि यार आज अपन ने 1 राउंड लगाया है अटल खेल परिसर का, 500 मीटर दौड़ा है, मैं चाहता हूं कि अगले संडे ना इसके तू 2 राउंड लगाएगा। आप ये देखेगा वो बच्चा अगले 7 दिन तक वो सोचेगा कि मैं आज 10% बढ़ाता हूं, मैं कल 20% बढ़ाऊंगा। अपने आप उसके अंदर जो है वो कुछ ना कुछ जर्मिनेशन होने लगेगा, कुछ फ्लावरिंग होने लगेगी, और अगले हफ्ते जब आप उसके साथ वहां जाओगे ना तो आपको 2 राउंड दौड़ता मिलेगा। और जिस दिन वो 2 राउंड दौड़ लेता है ना, उसके पास 4 राउंड दौड़ने की ताकत आ जाती है। बहुत आपकी बातें कनेक्टेड जा रही हैं, और वो कनेक्टेड इसी बात पे जा रही है कि हम जैसे किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें आगे के लक्ष्य दिखने लगते हैं। दूसरी बात आपकी बातचीत से ही एक्सप्लोर करी कि भगवान ने हमें हमारा माइंड एक कितना बड़ा टूल दिया है जिसमें हम कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसके थ्रू हम हमारी बॉडी में कितने चेंजेस ला सकते हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमारी बॉडी में सकारात्मक इम्पैक्ट आएंगे, यदि हम नेगेटिव तरफ जाएंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे। सर, ऐसा कौन सा वाक्य है जीवन का जिसने आपके जीवन की दिशा परिवर्तित कर दिया, एकदम यू टर्न लाया आपके जीवन में? पता नहीं, मतलब ऐसा कहना तो बहुत मुश्किल है कि किसी से यू टर्न आया होगा, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी ही हुई जीवन में कि छोटे छोटे मौके मिले, उनमें कुछ काम करने की कोशिश की और धीरे धीरे जो है वो आगे चीजें बढ़ती। कोई ऐसा एक क्षण, ऐसा एक मौका जो आपको याद आ रहा है जिसको आप अभी तक याद आपने रख रखा है? मतलब एक जर्नलिस्ट के जीवन में तो चूंकि खबरें होती हैं दरअसल कि खबर होती है, वो मैं वही कह रहा हूँ, बार बार मैं उसी फिलॉसफी पर लौट जाता हूँ, लेकिन वही होता है कि खबरें होती हैं, हर खबर एक नई कहानी आपके सामने लेकर के आती है। और ये प्रोफेशन इस तरह का है जो आपको रोज मोटिवेट करता है। मान लो जब मैं मेडिकल का रिपोर्टर हुआ करता था तो मेरी एक खबर से अगर एमवाई में कोई सिस्टम 3 दिन 4 दिन भी अच्छा हो जाता है ना, तो मुझे पता है कि उससे नहीं भी ज्यादा तो 1000-1500 लोगों का फायदा होता है। तो मैं वो जब चेंज देखता हूँ ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर मुझे लगता है कि यार मैं कुछ और ऐसा करूँ जिससे थोड़ा सा और कुछ बेहतर हो जाए।
छोटी छोटी खबरें आपके जीवन में, छोटे छोटे घटनाक्रम जो है वो आपको जोड़ते चले जाते हैं, और वो एक मतलब वो वैसे ही है कि एक एक मोती आप पोते जाते हो और एक पूरी माला बन जाती है। तो खुश रहने के लिए आपको जरूरी नहीं बहुत बड़ी खुशी चाहिए, हाँ। आप छोटी छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ के और उसके लिए मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब कितनी सुंदर बात आपने कही कि एक छोटे से आर्टिकल से यदि 1000 लोगों को भी इम्पैक्ट हो रहा है तो दैट इज समथिंग वेरी अचीवेबल। बहुत 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 सुंदर। मैं बताऊं आपको, मेरी एक किस्सा जरूर मुझे ध्यान आ रहा है। मैं रामबाग में रहता था जब पढ़ाई करता था, तो मल्हार आश्रम के मैदान के ठीक सामने हम लोग रहा करते थे जी। और उसमें एक बहुत अच्छी बैकलाइन है रामबाग में। तो मैंने कुछ बच्चों को देखा, वो जो बेगर्स होते हैं उसी तरह के बच्चे थे। वो आए और पूरी टोली थी, एक बड़ा लड़का था, एक लड़की थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे उसमें से। उनके पास एक जर्मन की तपेली थी, ठीक है, उसमें कुछ सब्जी रखी होगी सर, और उन्होंने, उनके हाथ में रोटी थी। एक बच्चे ने उसमें से एक कोर तोड़ा, उसमें सब्जी में डुबाया और खाया। मैंने अपने जिंदगी में आज तक किसी को ऐसे खाना खाते नहीं देखा। मुझे ऐसा लगा कि वो एक कोर खाने के बाद वो बच्चा इस तरह नाच उठा कि मुझे लगा यार जीवन में इस क्षण से बेहतर कोई क्षण नहीं हो सकता कि जब मैं किसी बच्चे को खाना खाते हुए इतना आनंद लेते हुए देख रहा हूँ। तो तब मुझे महसूस हुआ कि यार वास्तव में खुशियां हमारे कितने आसपास हैं, हमारे कितने करीब हैं। ये हम होते हैं जो खुशियों के दरवाजे बंद करके बैठे होते हैं। जिस दिन हमने ये दरवाजे, ये छोटे छोटे झरोके खोलना सीख लिए, मुझे लगता है कि आपसे खुश संसार में कोई नहीं हो सकता। सर आप इतना पढ़ते हैं, हमारे व्यूअर्स को कोई एक ऐसी बुक जो आपको लगता है आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है और हम सभी को पढ़ना चाहिए, वो बुक कौन सी है और वो क्यों पढ़ना चाहिए? मैं समझता हूँ, मतलब बहुत सारी किताबें हैं जो हमको प्रेरणा देती है। बहुत लंबे समय से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी सोच समझ को प्रभावित करती है। जैसे अभी अल्केमिस्ट है जो, जिसने पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है बेसिकली। एक इकिगाई पे अभी चूंकि बहुत डिस्कशन में है वो किताब, इकिगाई पर अगर आप जब उस जापानी जीवन शैली को समझते हैं, महसूस करते हैं, और जब अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ें भी जब अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा कन्वर्जन आपके भीतर हो रहा है। कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम चीज़ों को नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब थोड़ा सा पढ़ते हैं, उन चीज़ों पर को समझने की कोशिश करते हैं। इवन मैं कह रहा हूँ कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप छोटी छोटी अपने कोर्स की कहानियां ले लेंगे ना, जो पाठ्यक्रम में हिंदी में अंग्रेजी में बरसों से हम पढ़ते आ रहे हैं, उन कहानियों को जब आज आप रिट्रीव करके देखेंगे, एक बार उन पर फिर से पुनर्विचार करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि यार आपको प्रेरणा लेने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उन किताबों में इवन जैसे आपने मृत्युंजय अगर पढ़ी हो, है ना, विमल मित्र लिखते हैं बहुत जबरदस्त। बंगाल में तो खैर शरद चंद्र से लेकर के एक बहुत समृद्ध परंपरा है। इवन मतलब ये फैशन है बड़े लोगों के नाम लेने का आमतौर पर, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को जब आप उनके धरातल पर जाकर के पढ़ते हैं ना, तब आप महसूस करते हैं, इवन मतलब न भी पढ़ पाए अगर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों पे बनी सीरियल्स भी देखते हैं अगर आप, तो आपको महसूस होता है कि किस तरह की अंतर्दृष्टि जो है मिलती है उनमें, उनको एक अलग तरह की समझ विकसित होती है, चीज़ों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरीके से बदलता है, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है लाइफ के प्रति। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच सर, आपसे इतनी अच्छी बात हुई और आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आज के इस चर्चा में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सुना। आइए हम देखें किन बातों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, स्वयं को जाने, एक सार्थक जीवन की ओर। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनालिटी के साथ। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं जरूर शेयर करें और हम सभी अपना ख्याल रखें। मुझे लगा जब कलाम साहब ने मुझे कहा कि यू सी द लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, यू गेन द विजडम ऑफ लाइफ, मीट दीज पर्सनालिटीज, गेट अवर इंडियन एंशिएंट विजडम, उस विजडम को पाओ जो लोग नहीं पाते हैं, तो देन यू विल बी एबल टू स्प्रेड हैप्पीनेस। जो नेसेसिटी है लाइफ की, उतना पाना है, उतना करना है, और अगर नहीं भी मिलता है फिर भी चिंता हमने नहीं करनी, क्योंकि चिंता तो वो करे जिसने इस पूरे संसार का निर्माण किया। तो मेरी डिक्शनरी में तो चिंता और वरी ये शब्द होना ही नहीं चाहिए।